के सीईओ मनीष सुंथालिया, उनसे समझ लेते हैं। एक एस स्टॉक पिकर जाने जाते हैं वो, करीब 3 दशक का अनुभव भी है। उनसे समझते हैं कि मार्केट में यहाँ इस समय मौके कहाँ पर हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ तो क्लियर हुई इस मार्केट में कि रिटेल ने शानदार पैसा बनाया और एक्चुअली इवन बड़े फॉल वाले दिन और पैसा आया मार्केट में। क्या ये मार्केट इसी तरीके से रीरेट होता रहेगा? क्या इन लेवल्स पर भी बाइंग के मौके हैं? देखिए अनुज जी, 35,000 करोड़ आपके म्यूचुअल फंड में आए हैं, तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि पैसे बहुत इलेक्शन के कारण साइडलाइंस पर बैठे थे, और इलेक्शन वर्डिक्ट जैसे ही आया, आपने देखा एक मैसिव जंप म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो ये सिलसिला मेरे हिसाब से कोई रुकने वाला तो है नहीं। और जो कंटिन्यूटी पॉलिसी रिफॉर्म्स है, उस पर भी एक जो अनसर्टेनिटी था वो चला चला गया। सो मोदी 3.0, 100 दिन का जो एजेंडा है उसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। आपके बजट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने वाले हैं। आई थिंक कंजम्पशन भी थोड़ी बहुत लाइमलाइट में जरूर आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड थीम तो चल ही रहे थे। सो ऑल इन ऑल, वो जो कहते हैं ना कि दिस कंट्री इज मूविंग अवे फ्रॉम अ कंट्री ऑफ सेवर्स टू अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स, वो कोई बहुत जल्दी रिवर्स तो नहीं होने वाला है। और इनफैक्ट अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, और इक्विटी मार्केट से बेटर कोई प्लेस है नहीं। और लोगों के पैसे भी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। लोगों के पैसे बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। थीम क्या रखें यहाँ पर मनीष जी? एक थीम जो चलती आई है पिछले 2 साल से, वो है पीएसयूज, रेलवे, डिफेंस। इस थीम में अभी भी दम है या कुछ और नई थीम ढूंढें? पीएसयू में तो अभी भी बहुत दम है, क्योंकि अगर 5 साल का एजेंडा जो ना सरकार के सामने है, तो आपके रेलवे, डिफेंस, मेरे हिसाब से तो इनमें तेजी अभी जस्ट शुरू ही हो रही है। नेक्स्ट 5 साल में रेलवेज में बहुत कुछ होने वाला है, डिफेंस में एक्सपोर्ट प्लस आत्मनिर्भर। आपकी काफी कुछ जो आप अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें पीएसयूज की, लास्ट 3 साल में 5 गुना प्रॉफिट बढ़ी है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बेटर हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज्यादा कोई महंगे है नहीं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट्स। तो पीएसयूज एक थीम तो बिल्कुल रहेगा, और उनमें पावर सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है, उनकी जो साइज है, उनके सामने आपके प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट्स टिक ही नहीं पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। एक तो ये हुआ। दूसरा आपका मेरे हिसाब से एजेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और रूरल में काफी कुछ स्ट्रेस है, यहाँ पर एलिविएशन प्रोग्राम्स मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में फोकस में डेफिनेटली रहेगा। हाउसिंग, ऑब्वियसली 3 करोड़ और घर बनने हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, ये सब जो एक वेट एंड वॉच मोड में थे इलेक्शंस के पहले, ये वापस आएंगे। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर फोकस रहेगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इंसेंटिवाइजेशन की उम्मीद जरूर बनती है, जिसमें लोगों की श्रमता की काफी जरूरत हो, जिसमें रोजगार प्राप्त हो। वो सेक्टर्स में गवर्नमेंट मेरे हिसाब से इम्पेटस जरूर देगा। और आने वाले दिनों में मुझे यही लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको बैलेंस करने के लिए रेवेन्यू कलेक्शंस वगैरह 6.5% के हिसाब से अगर आप रियल जीडीपी ग्रोथ पकड़े, तो बैलेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे। अच्छा मनीष जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। मोर और लेस बजट की थीम और इस नई सरकार की थीम क्या रहेगी, उसके अंतर्गत हमें क्या निवेश करना है, किस पे, उस पर आपने एक राय दे दी मोटे तौर पे। एक और चीज़, रूरल पे फोकस करते हुए और एक अच्छे मानसून के मद्देनज़र अभी एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है, ट्रैक्टर कंपनियों पे आपका टेक क्या है मनीष जी? उनको कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? देखिए, एफएमसीजी कंपनीज में जो अभी लास्ट 2-3 साल में हम देखे हैं कि वैल्यू ग्रोथ सेल्स में डेफिनेटली देखने को मिला है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम ग्रोथ काफी म्यूटेड है, और कंपनियों ने मार्जिन भी प्रोटेक्ट किए हैं, क्योंकि प्राइस इंक्रीज ले चुके हैं। जो अभी जरूरत है वो है वॉल्यूम ग्रोथ। और सपोज कर लीजिए कि मानसून जो लास्ट 2 साल के कंपैरिजन में इस साल अच्छा रहता है, तो वॉल्यूम ग्रोथ में डेफिनेटली अपटिक होगा। बट सडनली प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम ग्रोथ
लेट्स सपोज के लिए 2-3-4% है वो 6-7% हो जाएंगी। तो टू दैट एक्सटेंट आपके और कुछ कंपनीज तो डबल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट्स और लो डबल डिजिट की भी बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो ये सब वैल्यूएशंस में मोर और लेस मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज में फैक्टर्ड इन। तो चूंकि एफएमसीजी सेक्टर लाइमलाइट में जरूर रहेगा, बट वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशंस इन टर्म्स ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं दिखाई देता। क्योंकि ये बहुत सेफ सेक्टर है और उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा करेक्ट होते नहीं है, डिफेंसिव माना जाता है। बट जो आप कहें ना कि वैल्यूएशंस और ग्रोथ क्या वो दोनों सिंक में रहेंगे, मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो एफएमसीजी अभी भी अंडरवेट सेक्टर ही रहना चाहिए। ओके, एफएमसीजी अभी भी अंडरवेट रहेगा। अच्छा, बैंकों पे अगर सिर्फ हम आइसोलेशन में बात करें मनीष जी, प्राइवेट बैंक्स बैकफुट पे रहे थे आई थिंक पिछले 2 क्वार्टर से, एंड स्पेशली उसमें से जो सबसे हैमर्ड स्टॉक था वो था एचडीएफसी बैंक है। अब मतलब एफआईएस की सेलिंग उतनी ना होना या फिर उनके बाइंग लौटना या फिर हमारे खुद के आई थिंक जो फ्लोज हैं उसको देखते हुए एचडीएफसी बैंक एंड प्राइवेट बैंकिंग स्पेस एट दिस प्राइस, कैसा लग रहा है आपको उस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए, बैंकिंग जो है वो एक बीटा प्ले है इंडिया के मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज इट विल शो मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लोज। तो फ्लोज तो पॉजिटिव ही है, डोमेस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव है और एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आशा यही है कि ये भी आने वाले दिनों में पॉजिटिव रहेगी। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ इन द सिस्टम देखें तो 12% के आसपास माना जा सकता है। लोन ग्रोथ इन द मतलब ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में 15% होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में अभी भी कोई एलिविएशन नहीं है, तो ये की मॉनिटरेबल रहेगा पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कॉस्ट ये रहेगा। वैल्यूएशन एक्सपेंशन मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रांग हो सकता है यहाँ से। आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक, बिकॉज इट इज अ बीटा प्ले, विल मूव इन लाइन विद द फ्लो। और चूंकि फ्लोज पॉजिटिव है और इंडेक्स में काफी वेट रखता है, आने वाले दिनों में जो परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर की रही है लास्ट 1-2 साल में, उनसे बेटर रहने की गुंजाइश है। पिक एंड चूज रहेगा, दोनों पीएसयू बैंक्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपॉर्चुनिटी है। जहां भी ग्रोथ और वैल्यूएशन रीजनेबल होंगे, मेरे हिसाब से उनमें इजाफा होना चाहिए। और बैंकों में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। अब 50,170 पर बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ होकर वापस डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आता हुआ, और मोमेंटम यहाँ पर खैर काफ़ी शानदार रही है। तो ये इस समय कुछ थीम्स मार्केट के लिए जो आउट परफॉर्म कर रही है इस समय। चलिए, बैंकिंग की बात हो गई, एफएमसीजी की बात हो गई, और उसके अलावा पीएसयूज़ की हमारी बात हो गई, और एक मार्केट थीम पर बात हो गई। एक स्पेस जहाँ पर अच्छे मूव देखने शुरू हुए हैं मनीष जी, वो है टेलीकॉम। एक ऐसी स्पेस जहाँ काफ़ी लोगों ने काफ़ी समय तक अंडरवेट पोजीशन रखी, जहाँ काफ़ी गवर्नमेंट के पॉलिसी के प्रेशर रहे। क्या अब ये एक वापस एक सनराइज सेक्टर टाइप की तरह से बिहेव कर रहा है? और अब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब थर्ड प्लेयर भी मोर और लेस लग रहा है कि शायद सर्वाइव कर जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ने इंटेंशंस तो यही दिया है कि 3 प्लेयर का मार्केट हमेशा रहेगा। तो ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया को भी जिंदा रहना पड़ेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बैकवर्ड ऊपर जाए कि हाउ डज वोडाफोन आइडिया सर्वाइव, तो मेरे हिसाब से टैरिफ हाइक्स होनी पड़ेगी, और एक नहीं 2 टैरिफ हाइक्स होनी पड़ेगी। और ये बेसिकली 3 जो प्लेयर है उनके सिंक में रहने, माइंडसेट जो है सिंक में रहने से ही हो सकता है। क्योंकि अगर एक प्लेयर ने टैरिफ इंक्रीज कर दिया, दूसरे ने नहीं इंक्रीज किया, तो फिर ये टैरिफ इंक्रीज सस्टेन नहीं हो पाएगा, और फिर मूवमेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम वन प्लेयर टू द अदर होगा। So all depends on tariff increase and sustainability. It is long overdue, but it's not a given, क्योंकि महंगाई की मार डेफिनेटली है। तो बहुत ज्यादा मतलब रैपिड पेस से टैरिफ इंक्रीज नहीं हो सकता, जो कि आरपू में ट्रांसलेट स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। और दूसरा है मॉरेटोरियम ऑन ड्यूज टू द गवर्नमेंट। इस पर भी लिटिगेशन है, कोर्ट्स में केसेस वगैरह फाइल है। तो इवेंट बेस्ड है टेलीकॉम में बहुत कुछ। वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो एक यूटिलिटी सेक्टर है। इसको मतलब आप 15 टाइम ईवी टू एबिटा वगैरह वैल्यूएशन जनरली सस्टेन डिफिकल्ट है। बट अगर ये 10 टाइम ईवी टू एबिटा में सेक्टर के मेजर प्लेयर्स अवेलेबल होते, तो टू दैट एक्सटेंट
इनमें पैसे जरूर बनेंगे। और इट इज अ वेट एंड वॉच, कीप एन आई ऑन न्यूज फ्लोज, कीप एन आई ऑन ये जो लार्ज प्लेयर्स है कब और कैसे टैरिफ इंक्रीज करते हैं और कैसे वो टैरिफ इंक्रीज अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और स्पेक्ट्रम ऑप्शन प्लस योर कोर्ट केस के जो वर्डिक्ट है ऑन लीगल ड्यूज, ये सब बहुत कुछ डिपेंड डायरेक्शन देंगे इस सेक्टर को। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात हो गई टेलीकॉम सेक्टर की। अच्छा, लार्ज कैप स्पेस में एक ही मिसिंग पीस इन पजल है, वो है आईटी, लार्ज कैप आईटी। क्योंकि अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन जिस तरीके से फेड की कमेंट्री रही है, जिस तरीके से यूएस में डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या यहाँ पर बॉटम बन चुका है और क्या यहाँ पर थोड़ी आउट परफॉर्मेंस इस साल स्ट्रैटेजी के लिए गुंजाइश है या नहीं है? देखिए, सेक्टर रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जो कैपिटल गुड स्पेस है वो बिफोर द एक्चुअल नंबर्स आर डिलीवर्ड बहुत कुछ ग्रोथ प्राइसिंग कर रहे हैं। और जो अंडर परफॉर्मेंस आपकी आईटी स्पेस में रही है, बहुत कुछ नंबर्स में प्राइस्ड इन है और आगे जाने वाली ग्रोथ अभी तक प्राइस्ड इन नहीं। कहने का ये मतलब है कि आईटी स्पेस में करेक्शन काफी हो गई है और ग्रोथ की विजिबिलिटी बिकॉज ऑफ ऑर्डर इनटेक और टीसीवी कंपनीज की आ रही हैं। और जो मैक्रो हेडविंड्स है, डिस्क्रेशनरी स्पेंड में जो अनसर्टेनिटी है, वो मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर और अर्ली फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर ये आपके ग्रोथ में दिखने को मिल जाएंगे। सो ऑन अ वाई वाई बेसिस 2025 second half or and first half of FY26 will definitely be better when you compare it on a YY basis. और वैल्यूएशन डेफिनेटली काफी सप्रेस हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ से वैल्यूएशन गिरने की गुंजाइश नहीं और यहाँ से ग्रोथ आने की ही गुंजाइश है, जो कि आईटी सेक्टर को बेसिकली एक टेलविंड सेक्टर के रूप में देखा जा सकता है नेक्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बुक टू बिल अभी भी काफी स्ट्रांग है और अगर आपके पास ऑर्डर आए हैं तो उनको एग्जीक्यूट आपको करने पड़ेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल और फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट कहां से ग्रोथ आती है वही देखने वाली बात है और उसका लीडिंग इंडिकेटर आपको हायरिंग ट्रेंड से देखने को मिलता है। अभी तक हम देख रहे हैं कि हायरिंग बहुत ही सप्रेस्ड है, बट आने वाले दिनों में जो भी जो हायरिंग कंपनीज है उनके कमेंट्री अगर आप सुने तो आईटी सेक्टर में एक हायरिंग ट्रेंड की अपटिक अपने को देखने को मिले। ओके अच्छा मनीष जी, अभी जब अनुज ने आईटी पे प्रश्न पूछा तो मेरे जहन में ये भी आया कि एक और ऐसा सेक्टर जिसका सरोकार ग्लोबल सेटअप से होता है, उसमें मेटल्स भी परसिस्ट करते हैं और मेटल्स में इस बार सब ने पैसा बनाया, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो कमोडिटी ट्रेडर्स हों या फिर इन्वेस्टर्स हों। मेटल्स में क्या करना चाहिए, क्या रीजनेबल अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉफिट्स को यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अगर आप पैसा कमा के बैठे हैं इन ईच क्लास, आई मीन फेरस नॉन फेरस? नहीं, देखिए मेटल्स में तेजी बनी रहेगी क्योंकि FY25 में जो अर्निंग्स ग्रोथ है इंडेक्स की, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आपका मेटल्स का रहेगा। और आप ये मान के चलिए कि चाइना अभी भी स्लो है, चाइना स्लो है तब मेटल के प्राइसेस ये है। एक दो साल में जब चाइना ग्रोथ मोड में आ जाएगा तो ऑब्वियसली हम जानते ही हैं कि मेटल सेक्टर में ऑलमोस्ट 50% ऑन एनी मेटल इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन चाइना। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेटल की ये प्राइसेस है तो आने वाले दिनों में मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स में डेफिनेटली तेजी बनेगी और पूरी तरह वैल्यूएशन कैप्चर नहीं हुआ है। इंडिया की खुद की ग्रोथ और कैपिटल इंटेंसिव अगर हम ग्रोथ बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टीम्स की बात करें, तो मेटल्स का एक बहुत बड़ा योगदान डेफिनेटली है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। How tariffs play out, green tax and all of that, वो हमें देखना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल मेटल सेक्टर क्योंकि FY25 में ग्रोथ रहेगा इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटल सेक्टर विल बी इन द लाइमलाइट, शुड बी एज वन ऑफ द थीम्स टू बी बॉट। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपसे आज हर सेक्टर पे बात हुई और बजट थीम पे बात हुई सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हैव अ नाइस डे सर। अब एक काम करते हैं, आपको उस खास दिलचस्प और एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू के कुछ अंश सुनाते हैं। जी हाँ, CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत हुई मॉर्गन स्टैनले इंडिया के रिदन देसाई के साथ। इस एनडी की